इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.2 को करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार बोर्ड की बुक से पढ़ा रहा हूं। इसका पीडीएफ भी मैंने वीडियो के साथ लगा दिया है। यदि आपके पास बिहार बोर्ड वाली एनसीईआरटी की किताब नहीं है तो आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास एनसीईआरटी की किताब होती है तो उनसे ये मैच नहीं करता है, उनमें कुछ और ही क्वेश्चन रहता है। ऐसे प्रश्न तो इसी विषय से रहते हैं लेकिन प्रश्नावली अलग अलग रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वीडियो बना रहे हैं और वो भी फ्री में बना रहे हैं और फ्री में पूरा कोर्स कर रहे हैं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में देखिए, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। जो भी नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी संख्याएं यहाँ पर दी गई। अब बहुत लोग कहेंगे कि तो बहुत आसान है, हमें आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि आपने अभ्यास नहीं किया है तो बहुत सारे अभाज्य गुणनखंडन में आप बुरी तरह फंस सकते हैं, बहुत समय ले सकता है आपका। इसीलिए एक बार अभ्यास कर ले। आप पेन पेंसिल से नहीं करेंगे तो कम से कम देख के कर ले। मैं तो कहूंगा कि आप लिख भी ले, लिख कर एक बार अभ्यास कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमें 140 का गुणनखंडन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। 140 का गुणनखंडन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो उस सबसे छोटी संख्या से हम इसे भाग देंगे जिससे 140 विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट में 0 है तो इसका मतलब कि 2 से जरूर विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होगा तो ये 70 होगा। फिर लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 2 से जरूर विभाजित होगा। लास्ट में 0 होने का मतलब है कि 2 और 5 से विभाजित होगा। तो हम कह रहे थे कि सबसे छोटी संख्या से करना है तो हम 2 से कर रहे हैं। फिर ये 35 हो गया। अब 35 जो है वो 5 से जरूर विभाजित होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो यहाँ पे 7 बचेगा। अब 7 किसी से विभाजित नहीं होगा, तो ये पूरा हुआ। अब इसका अर्थ क्या है कि आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 इंटू 2 को आप 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू 5 टू दी 7 लिख सकते हैं। तो जो आप किताब देखिएगा तो आंसर ये वाला दिया रहेगा। ऐसे दोनों आंसर सही है। तो अब 156 को करके देखते हैं। तो 156 में भी वही करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे विभाजित करेंगे। तो 2 सबसे छोटी संख्या है जिससे 156 विभाजित हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, 6 2 से विभाजित है, यानी कि 156 भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 7 और 8 होगा, यानी कि 78 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये फिर से 2 से विभाजित होगा और यहाँ पे 39 हो जाएगा। अब 39 जो है वो 3 से विभाजित होगा। 3 से कैसे होगा, आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि यदि आपको जानना है कि कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं तो आप उसे जोड़ कर देखेंगे। ऐसे ये तो आसान है 39 को जानना, लेकिन आगे जो संख्याएं आएंगी बड़ी बड़ी वहां मुश्किल हो सकता है। तो जैसे 9 और 3 को जोड़िएगा तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 9 3 में 3 और 9 है, इसको जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 3 से विभाजित है, इसका मतलब कि 39 भी 3 से विभाजित होगा। तो हम इसे 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये 13 बार में होगा, 13 तिया 39 होता है। ये आसान था, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि ये कितना उपयोगी है जानना कि 3 से विभाजित कैसे किया जाता है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और ध्यान रखें कि आप इसे ऐसे लिखें जैसे कि यहाँ जो मैंने लिखा है, आप इसे ऐसे लिखे तो अच्छा होगा। 140 बराबर 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 70, तो और अच्छा होगा। ऐसे ऐसे भी आपने लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह हम 156 को लिखेंगे, जैसा मैंने बताया आपको कि 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब 2 2 बार आया है तो इसको हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो पूरा स्क्वायर करके भी ही आप लिखिएगा, जो भी पावर है उसको ऐड करके लिखिएगा। अब यहाँ पे 3825 है। तो देखिए 3825 का कैसे होता है। तो जब आप 3825 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 से वहीं कटेगा जिसके लास्ट में 0 1 2 नहीं, एक नहीं, 2 4 6 या 8 हो। तो ये 2 से नहीं कटने वाला है। अब 3 से कटेगा कि नहीं ये मैंने आपको बताया है कि आप जोड़ के देखिए। तो जोड़िएगा तो 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, और 13 और 5 हो जाएगा 18। तो 18 3 से कटेगा, इसका मतलब कि 3825 भी 3 से कटेगा। तो चलिए इसे 3 से ही कटाते हैं। तो एक बार में 3, फिर 2 बार में 6 आएगा, 2 बचेगा, 3 7 21, और फिर 1 बचेगा तो
3 5 15 हो जाएगा। अब फिर हम इसे देखेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि 5 से तो कटेगा, हम जानते हैं, लेकिन हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आप जोड़िएगा तो 7 5 12 और 12 3 15 मिलेगा, तो 15 3 से कटेगा, यानी कि ये भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा और 5 बार में 15 हो जाएगा। इस तरह से 425 हो गया। फिर हमें देखेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो 5 2 7 7 4 11 होता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो आपको पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। 3 से आगे है 5। आपको हमेशा अभाज्य संख्या से ही कटाना है। जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि सबसे पहले आप प्रयास कीजिएगा 2 से कटाने का, फिर 3 से कटाने का, फिर 5 से, फिर 7 से, और फिर 11 से, 13 से, यानी कि अभाज्य संख्या से ही कटाना है। ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, एक और खुद को छोड़कर। तो इसी तरह यहां भी हम 3 के बाद 5 को लेंगे, तो 5 से जब आप कीजिएगा तो 5 अठे 40 और 5 25, ये कट गया, 85 हो गया। फिर आप इसे 5 से विभाजित कीजिएगा तो ये 17 बार में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि 3825 को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं। अब 2 बार 3 है तो आप इसे 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 बार 5 है तो 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 बार 17 है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से 3825 भी हो गया। अब इस 5005 को देखिए, बहुत लोग इसे 505 भी पढ़ देते हैं, तो ये गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 3 से कटता है कि नहीं। 2 से तो नहीं कटेगा, हमें पता है लास्ट में 5 है। 3 से कटेगा कि नहीं, इसको देखने के लिए हम 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा। तो लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो 5 से कटता है। तो यहाँ 5 है, यानी कि ये 5 से जरूर कटेगा। 5 से कटेगा तो यहाँ 1 होगा, फिर ये 0 होगा, एक और 0 होगा, फिर 1 होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि वो कभी कभी एक ही 0 दे देते हैं, तो गलती हो जाता है। अब हमें इसको देखना है कि 1001 जो है वो कटेगा कि नहीं किसी से। तो 5 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से आप पहले ही कटा चुके हैं, और ये 5 से नहीं कटेगा, लास्ट में 1 है। तो 5 के पीछे आप 3 से देखने नहीं जाइएगा। ये भी विद्यार्थी गलती करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी, यानी कि 7 से हम इसे कटाने का प्रयास करेंगे, हम 3 पे नहीं जाएंगे। तो 7 से जब आप कीजिएगा तो ये 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 43 हो जाएगा। अब 143 को अगर 7 से विभाजित कीजिएगा तो ये 7 से नहीं कटेगा। अब आपको 7 के पीछे नहीं जाना है, 7 से ही शुरू करना है। अब 7 से नहीं कटेगा तो 7 के बाद अगली संख्या क्या है, 11 है। तो हम 11 से काट कर देखेंगे और किसी से काट कर नहीं देखेंगे। तो जब आप 11 से कीजिएगा तो 11 से भी ये कट जाएगा। तो एक बार में 11 होगा, 3 बचेगा, 3 बार में 33 हो जाएगा। तो इस तरह से 5005 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप अभ्यास करके गए हो तो। अब यही सोचिए कि यदि आप ये क्वेश्चन अभ्यास करके नहीं गए होंगे तो शायद आप बहुत समय लगा देंगे इसको बनाने में कि किससे कटेगा। लेकिन ये भी बात अगर आप याद रखें, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप याद रखें कि हाँ अब हमें आगे बढ़ना है, जैसे हमने 7 से कर लिया तो हम दोबारा 7 के पीछे नहीं जाएंगे, तो आपका समय बच जाएगा। बहुत विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि देखने लगते हैं कि 143 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटना होता तो 3 से यही कट गया होता। तो ये बात आपको जेहन में रखना है। अब 7429 को देखते हैं कि ये कितना भारी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 से ये नहीं कटेगा। फिर हम 3 से देखने के लिए इसको जोड़ के देखेंगे तो 9 2 11, 11 4 15 होगा, और 15 7 22 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 22 3 से नहीं कटेगा। 5 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 5 से कटने के लिए 0 और 5 चाहिए लास्ट में, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये 7 से कटेगा कि नहीं। और वास्तव में ये जो प्रश्न है ये बड़ा मुश्किल ही प्रश्न है, क्योंकि आप ये 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, ये सीधे जाके 13 से भी नहीं कटेगा, ये सीधे जाके 17 से कटेगा। यानी 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 17 19, तो 17 से कटेगा। और 17 से कितना बार में कटेगा, तो ये 437 बार में ये 17 से कटेगा।
उसके बाद क्या होगा, फिर आप देखिएगा कि ये किससे कटेगा, तो 17 से तो ये नहीं कटेगा। अब 17 के बाद क्या है, तो 17 के बाद 19 है, तो आप 19 से देखिएगा, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो 19 से ये कट जाएगा। 19 दूनी 38 होगा, 5 बचेगा, 19 तिया 57 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 इसका अभाज्य गुणनखंडन होगा। तो इस तरह से हमने सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कर दिया। और आप इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, और इस तरह से अगर आप लिख दीजिएगा तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। और इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये तो आसान है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भारी भारी भरकम आ जाता है उसका आप घर से अभ्यास करके जाएं, क्योंकि जब एग्जाम में जाके अभ्यास करेंगे तो फिर आपके पास उतना समय नहीं बचेगा कि आप 17 से 19 से 23 से भाग देके देखें। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम है, यानी कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले हम निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ। जैसे हमें यहाँ गुणनखंडन विधि से एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ये चैप्टर गुणनखंडन विधि के बारे में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक नंबर हम बना रहे हैं तो इसमें हम 26 का पहले गुणनखंडन करेंगे, जो हम पीछे कर रहे थे अभाज्य गुणनखंडन। तो जब आप 26 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो आपको 2 गुना 13 मिलेगा। और उसी तरह 91 का कीजिएगा तो 91 सीधे 7 से कटेगा, वो 13 सत्ते 91 होता है। तो इस तरह से दोनों का आपने अभाज्य गुणनखंडन कर लिया। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में हो, तो दोनों में 13 है, तो दोनों में 13 है तो एचसीएफ हो जाएगा 13। अब क्या करना है कि हमें एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, इस जो विद्यार्थी नहीं जानते वो ध्यान से समझिएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में हम सबसे पहले उन अंकों को ले लेते हैं जिसको हमने एचसीएफ में ले लिया है। जैसे हम 13 को ले लेंगे, अब 13 को एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, क्योंकि हमने एचसीएफ में एक ही बार लिया है। तो जो एचसीएफ में जिसका काम हो गया है उस पर अब आपको नहीं जाना है, उसको बस यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका एचसीएफ है यहाँ पे लिख देना है। तो 13 एचसीएफ था, आपने 13 लिख दिया, बाकी यहाँ क्या बचे, 2 बचा और 7 बचा, तो इसे हम लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप इसे गुना कीजिएगा तो आपका 182 आएगा, जो कि आपका एलसीएम है। अब हमें सिद्ध भी करना है कि a इंटू बी और एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है। अब ए बी क्या है, अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एचसीएफ ए बी, यानी कि ए बी का एचसीएफ इंटू एलसीएम ए बी, यानी कि ए बी का एलसीएम। तो a है 26 और b है 91, यानी कि वो दो संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात कर रहे हैं। अब एचसीएफ क्या है, यहाँ पे हमने निकाला है 13 है एचसीएफ। एलसीएम क्या है, तो एलसीएम हमने 182 निकाला है। अब जब आप दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो आपको इधर भी 2366 मिलेगा और इधर भी 2366 मिलेगा। तो इससे जांच हो गया कि हाँ ये दोनों बराबर होते हैं। तो इतना ही करना है आपको इसमें। अब ये मेहनत आपको करना पड़ेगा कि 13 को 182 से गुना करना या 26 को 91 से गुना करना। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पहले से पता है, लेकिन आपको ये मेहनत खुद से करना पड़ेगा एग्जाम में, तो आप घर से ही अभ्यास करके पहले से जाएं। अब देखिए यहाँ क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 510 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, क्योंकि गुणनखंडन विधि से हम क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले हैं। तो 510 का जब अभाज्य गुणनखंडन आप कीजिएगा तो आपको 2 इंटू आप करके देख लीजिएगा, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंडन करने पे आपको कुछ ऐसा प्राप्त होगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और जब 92 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 2 गुना 2 गुना 23। तो एचसीएफ क्या होगा, मैंने कहा कि एचसीएफ वही होगा जो दोनों में है। तो दोनों में क्या है, तो दोनों में ये 2 है और कुछ है, दोनों में सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब कि 2 ही एचसीएफ होगा इसका। अब एलसीएम क्या निकालना है, मैंने बोला कि आपको एलसीएम में एचसीएफ ले लेना है, यानी इन दोनों 2 को आपने ले लिया, एक ही बार आपको लिखना है, जैसे आपने एचसीएफ में एक बार लिखा है।
उसके बाद बाकी जितनी चीजें बची उससे उसको आपको गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 बचा, फिर 5 है ये वाला, 3 5 और 17, तो यहाँ 3 5 और 17 हम लिखेंगे। उसके बाद ये 2 है और 23 है, तो 2 और 23 को भी हम ले लेंगे। और जब आप सबको गुना कीजिएगा तो आपका पूरा गुना करके 23,460 आएगा। यही आपका एलसीएम है। अब हमें जांच करना है कि ये a इंटू बी, वही वाला चीज जांच करना है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं 510 और 92, उनका गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम हमने निकाल लिया है, बस उसका मान रख देना है। तो a है 510, बी है 92, और एचसीएफ जो हमने निकाला वो 2 है, और एलसीएम जो हमने निकाला 23,460 है। और जब आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 46,920। दोनों तरफ ही आपको यही मिलेगा 46,920। पहली बार यदि आप कर रहे होंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों बराबर यदि होते हैं तभी आपने एचसीएफ एलसीएम सही निकाला है। अगर बराबर नहीं होते हैं तो या तो आपने गुना करने में गलती कर दिया है या फिर एलसीएम और एचसीएफ आपने गलती निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें आते हैं 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम उसी प्रकार निकालना है। तो सबसे पहले आप 336 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो जब आप 336 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 336 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। उसी तरह 54 का जब कीजिएगा आप अभाज्य गुणनखंडन तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, फिर वही बात की जो दोनों में है। तो दोनों में क्या है आपको यहां ध्यान रखना है, एक तो ये 2 है और ये 3 भी दोनों में है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 भी दोनों में है। तो जब हम एचसीएफ बना रहे हैं तो जो इन दोनों को हम लेंगे, यानी कि 2 को भी हम एक बार लेंगे और 3 को भी एक बार लेंगे, तो ये एचसीएफ इसका हो जाएगा 6। और जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि इस 2 को हमने जैसे यहाँ एक बार लिखा उसी तरह एक बार लिखेंगे, फिर जैसे इस 3 को हमने यहाँ एक बार लिखा उसी तरह हम एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद बाकी जितनी चीजें बची है उसे हम गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 3 बार 2 है और एक बार 7 है, तो हम इसे गुना कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ पे 2 बार 3 बचा है उसे भी हम गुना कर देंगे 3 इंटू 3। और जब आप सबको गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आएगा 3024। अब हमें फिर से यही जांच करना है कि a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी। तो ये फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है, इसका बहुत जगह उपयोग होता है, वो आगे आपको पता चलेगा। तो ए हमारा 336 है और बी क्या है 54, और एचसीएफ जो हमने निकाला है वो है 6, और एलसीएम जो हमने निकाला है वो 3024। जब आप सबको गुना कीजिएगा तो यहाँ 18,144 आएगा और इधर भी 18,144 आएगा। तो जब भी आप मैथ बना रहे हो तो एक ट्रिक ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अपने से बना के अभ्यास कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा अगर नहीं बने तो आप सिर्फ देख के उतारते रहिएगा तो फिर आप फंसिएगा जब बनाइएगा। तो इसीलिए आप खुद से पहले करें, वीडियो को पॉज करें, पहले बनाएं, उसके बाद फिर पूरा वीडियो देख के और उसको समझे, यदि नहीं बना तो। और अगर यदि बन गया तो अच्छी बात है, पूरी वीडियो को हमने चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। सीधे जिस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जब आप देखिएगा तो नीचे आपको हर क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा, तो वहां से सीधे आप जिस क्वेश्चन को करना चाहते हैं उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि उदाहरण भी आपको करना है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न उदाहरण से पूछ देता है और विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन है उदाहरण का, तो इसे कर ही लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है और विद्यार्थियों को लगता है कुछ नया आ गया, लेकिन नया कुछ नहीं होता है। जिन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज किया है उन्हें ही ऐसा लगता है कि एग्जाम में कुछ नया आ गया है, उदाहरण से पूछ देता है तो उनको नया लगता है। तो इसीलिए आप उदाहरण भी करें और एक्सरसाइज भी करें। तो जो संबंधित उदाहरण था हमने यहाँ पे ले आया है, और जब आप इसका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 दोनों में है तो ये 2 एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम क्या होगा
तो आपको ध्यान रखना है एक बार ही 2 लिखेंगे, बाकी ये 3 2 5 जो बचा हम इसे लिख देंगे। तो टोटल जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 2 तिया 6 दूनी 12 पंचे 60 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से HCF 2 और LCM 60 है। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है 96 और 404। बहुत विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं, लेकिन यदि आप अभ्यास करके जाइएगा घर से तब ये गलती नहीं होगा। आप गलती क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि पहले आपको HCF निकालना है और फिर LCM निकालना है, यानी कि गुणनखंडन विधि से यहाँ पे हम LCM नहीं निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे उसे समझिएगा। हम पहले गुणनखंडन करेंगे और उसका HCF निकालेंगे, LCM हम गुणनखंडन विधि से नहीं निकालेंगे। प्रश्न को यदि आप समझे हो तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन आप पूरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में क्या कहा गया है। तो जैसे 96 है, तो जब 96 का जब आप अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो आपको कुछ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा। और वहीं जब 404 का जब अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो आपको 2 इंटू 2 इंटू 101 मिलेगा, क्योंकि 101 किसी से कटने वाला नहीं है, ये खुद एक अभाज्य संख्या है। अब आपने मेहनत नहीं किया होगा घर में तो आप क्या करेंगे, 101 को बार बार कटाएंगे कि किससे कट रहा है, तो वो ना करना पड़े इसलिए घर से ही आप अपनी तैयारी करके जाया कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ HCF क्या होगा, जो दोनों में है, जैसा कि मैंने पहले कहा ये 2 दोनों में है, फिर से ये 2 दोनों में है, तो यानी कि 2 इंटू 2 4 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब LCM हमें कैसे निकालना है, तो LCM का वही वाला फॉर्मूला निकालना है कि LCM AB इंटू HCF, AB क्या होता है, ये A और B का गुणनफल होता है, यानी कि इन दोनों को गुना करके वही होगा जो LCM और HCF को गुना करके होगा। तो जब आप इस फॉर्मूले को लिखिएगा तो आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि आपको LCM निकालना है, LCM HCF को हमने इस साइड लिखा हुआ है। तो LCM हमें पता नहीं है, LCM हमें निकालना है, और HCF हमें पता है कि HCF 4 है, और यहाँ पर A हमें पता है कि 96 है, 96 है, और B हमें पता है कि 404 है। अब ये 4 LCM से गुना है, जब ये इस साइड जाएगा तो वो भाग हो जाएगा। इस तरह से प्रॉपर तरीके से आप बना के दिखाइएगा, सीधे आंसर मत लिखिएगा, नहीं तो टीचर को लगेगा, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको लगेगा कि आपने किसी का छाप लिया है या आप रट के आए हैं। तो जब 4 को 404 से काटिएगा तो यहाँ 101 होगा, और जब 101 को 96 से गुना कीजिएगा तो आपका 9696 यानी कि 9696 आएगा, जो कि आपका LCM है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाना है, आपको गुणनखंडन विधि से नहीं बनाना है LCM को, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि आपको पहले HCF निकालना है, उसके बाद इसका LCM ज्ञात करना है, यानी कि गुणनखंडन विधि से नहीं करना है। अब इन प्रश्नों को देखिए, ये प्रश्न भी आसान है, क्योंकि इसमें 3 है तो LCM निकालने में गलती करते हैं। यहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा, ये बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ बताऊंगा, वहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे इसमें करना क्या होता है कि वही बात है कि आप सबका पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। उसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, और उसी प्रकार 21 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 3 सते 21। तो HCF हम किसको कहेंगे, जो तीनों में हो। तो जब आप तीनों को देखिएगा तो देखिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 3, तो जो सब में हो वही HCF है, और कुछ नहीं है जो सब में है, तो यहाँ HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब LCM कैसे निकालना है, उसी तरह करना है जैसे हमने पहले किया था। हम LCM में देखते हैं कि ऐसी चीजें जो कम से कम 2 में हो, तो 3 तो हमको पहले लिख देना है क्योंकि 3 तीनों में है, उसके बाद देखेंगे कि कम से कम 2 में हो, तो कम से कम 2 में भी ऐसा कुछ नहीं है जो कम से कम 2 में हो, तब हम क्या करेंगे, सबको उतार देंगे, यानी कि ये 2 है उतार देंगे, फिर 5 है और 7 है, सबको हमने उतार दिया और सबको हमने गुना कर देना है। तो जब आप गुना कीजिएगा 420 मिलेगा, यही आपका
एलसीएम है। उसके बाद इसको देखिए 17, 23, 29, तो ये बहुत ही आसान है क्योंकि 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 17 किसी से नहीं कटेगा तो 17 गुना 1 लिखेंगे। 23 भी किसी से नहीं कटेगा तो इसे भी 23 गुना 1 लिखेंगे। 29 भी किसी से नहीं कटेगा तो इसे 29 गुना 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा 1, क्योंकि इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है 1 के अलावा जो कि सब में हो। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम तीनों को गुना कर देंगे। तो जब सह अभाज्य संख्याएं होती है, यानी कि ऐसी संख्या जो एक दूसरे से कटती नहीं है, तो हम उनका एलसीएम और कैसे निकालते हैं, हम सभी संख्याओं को गुना कर देते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 17, 23 और 29 को गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद आपको 11,339 मिलेगा। ये मेहनत आपको करना पड़ेगा, यदि क्वेश्चन पूछ दिया तो मेहनत करना पड़ेगा। घर से पढ़ कर गए हैं, आंसर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं आपको आंसर याद है तो ये गुना करके आपको देखना पड़ेगा और सावधानी से गुना करना पड़ेगा। अब इस पे आइए, यह 8 है, गुणनखंडन तो आप इसका कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 का गुणनखंडन कीजिएगा तो 3 इंटू 3 होगा। फिर 25 का गुणनखंडन कीजिएगा तो वो 5 इंटू 5 होगा। लेकिन यहां पे देखिए कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ बराबर 1 लेते हैं क्योंकि एक सब में है। और एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम में हम उन तीनों संख्याओं को गुना कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम सीधे तीनों को गुना कर देंगे। और जब तीनों को गुना करेंगे तो हमें 1800 मिलेगा, और यही 1800 हमारा एलसीएम है। तो ये बहुत ही आसान था। अभ्यास अगर आपने एक बार भी किया हुआ है तो एग्जाम में आप बना लेंगे। अब इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में अक्सर मैंने देखा है कि 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। अब क्या गलती करते हैं वो मैं बताता हूं। है तो बहुत आसान, लेकिन इसमें कुछ ट्रिकी है जो आपको समझना जरूरी है। जैसे देखिए, आपको गुणनखंडन विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो 6 का गुणनखंडन हो जाएगा 2 गुना 3। उसके बाद 72 का जो गुणनखंडन होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और उसके बाद 120 का जब गुणनखंडन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां देखिए क्या ट्रिक है कि एचसीएफ तो आप बड़ी आसानी से निकाल लीजिएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू जो तीनों में हो। तो तीनों में क्या है, एक तो ये 2 आप देख रहे हैं कि तीनों में है, उसके बाद 3 भी है जो तीनों में एक एक बार है। तो यानी कि 2 और 3 हम दोनों को लेंगे, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 6। अब गड़बड़ी स्टूडेंट कहाँ करते हैं, जैसे कि जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आप पहले तो 2 को लीजिएगा, तीनों में है, उसके बाद 3 को भी लीजिएगा जो तीनों में है। उसके बाद आप क्या करते हैं स्टूडेंट, कि सबको गुना कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें ये भी देखना होता है कि यदि कोई 2 बार आया है, किसी 2 में आया है, तो उसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। यानी कि 2 इसमें है और इसमें भी है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। और यहां भी 2 इसमें है और इसमें भी है तो इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बचा, ये 3 एक बार बच गया और 5 एक बार बच गया। तो यहीं पे गलती करते हैं 90% स्टूडेंट। उन्हें लगता है कि पहले जैसे बना वैसे ये भी बन जाएगा, लेकिन वैसे ये नहीं बन रहा है, इसमें थोड़ा ट्रिक है। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 360 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो अभ्यास करके जरूर जाए ताकि ये सब गलतियां ना हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है, बस अभ्यास के अभाव में ये आपका गलत हो सकता है। इस प्रश्न में अब क्या करना है कि एचसीएफ आपको दिया हुआ है और आपको एलसीएम निकालना है। तो यहां पे देखिए कि ये संख्याएं भी दी हुई हैं जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला गया है। तो वही फॉर्मूला लगाना है। यहां पे हम जानते हैं कि एलसीएम 306 और 657 गुना एचसीएफ 306 657 बराबर क्या होगा, 300
6 गुना 657। ये फॉर्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हमें पता करना है तो हम एलसीएम लिख लेंगे। एचसीएफ हमें पता है कि एचसीएफ 9 है, उसके बाद यहाँ 306 है और यहाँ पर 657 है। अब क्या करेंगे, हम 9 को इधर जब ले जाएंगे तो 9 एलसीएम के साथ गुना में है, तो जब ये इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इतना आपको करके दिखाना है एग्जाम में, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि आप रट के आए हैं। तो 9 से जब आप इसे कटाइएगा तो ये 34 बार में कट जाएगा और जब आप गुना कीजिएगा तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 22,338। तो ये सब ऐसे प्रश्न है जो आपको घर से करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो एग्जाम में काफ़ी समय लग सकता है आपको बनाने में। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान है लेकिन बहुत स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और इसे नहीं बनाते हैं, तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो 6n है, तो n के लिए कोई एक ऐसा प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है तो 1 2 3 4 5, कोई ऐसी संख्या हो ताकि ये जो नंबर है वो कहीं जीरो पे समाप्त हो, यानी कि कुछ भी वैल्यू आए वो जीरो पे समाप्त हो। तो ऐसा कभी होगा नहीं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो लिखना होगा आपको आंसर में। तो आप यही लिखिएगा कि यदि अंत में 10 है किसी संख्या में, अंत में 10 है, कोई संख्या x है और उसके लास्ट में 10 है, तो 10 उसका एक गुणनखंडन है और 10 इसका एक गुणनखंडन है, यानी कि 2 और 5 भी क्या है, उसका एक गुणनखंडन है। लेकिन 6n को जब आप देखिएगा तो इसमें 2 ही गुणनखंडन है, 2 और 3। तो अंत में 10 होने के लिए 2 और 5 दोनों गुणनखंडन में होने चाहिए, लेकिन 6n के गुणनखंडन में सिर्फ 2 और 3 है, इसीलिए ये कभी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। यही बात आपको लिखना है, क्योंकि 6n के गुणनखंडन में 2 और 5 नहीं है, इसीलिए ये कभी n पे समाप्त नहीं होगा। बस यही लिखना है आपको। अब उसी तरह देखिए इस प्रश्न को भी, इसमें भी वही बात है कि कोई भी गुणन संख्या है x जिसके लास्ट में 10 है, तो उसका एक 10 एक उसका गुणनखंडन जरूर होगा और उसके गुणनखंडन में 2 और 5 भी जरूर होगा अगर 10 है तो 4n में क्या है, 4n में 2 ही आएगा हमेशा, 2 के अलावा और कुछ है नहीं, 5 तो है ही नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी कभी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। तो आप ऐसा लिखिएगा, क्योंकि 4n के गुणनखंडन में 2 और 5 नहीं है, दोनों नहीं है, इसीलिए ये कभी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही आपको लिखना है, 2 लाइन का है। अब ये क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान ही, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। यदि ये क्वेश्चन आए तो आप इसे जरूर कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए, आपको बताना है कि ये भाज्य संख्या है, तो कैसे है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो उसके लिए आप ये भी जानिए कि एक क्या है। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। बहुत विद्यार्थी इसमें फंसते हैं और ये एक को अभाज्य संख्या बोल देते हैं, जबकि एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका कोई 2 गुणनखंडन हो कम से कम, या 2 गुणनखंडन हो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कम से कम की बात नहीं है, जिसका 2 गुणनखंडन हो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंडन हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक का तो गुणनखंडन एक ही है, क्योंकि एक को छोड़कर एक में किसी और से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए एक भाज्य और अभाज्य दोनों है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2 को देखिएगा तो 2 में 2 से भी भाग लगेगा और 1 से भी लगेगा। उसी तरह 3 में 2 से भी भाग लगेगा और 1 से भी लगेगा, और 4 में 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा और 1 से भी लगेगा। तो इसका मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंडन है, 4 के 2 से अधिक गुणनखंडन है, तो 4 एक भाज्य संख्या है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है। ये बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही नहीं है, और क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, ये भी आप याद रखिएगा। 2 क्या है,
2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सी ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, और 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम संख्या है। आपको ये भी याद रखना है, ये समझ के रखना है अच्छे से। नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा, मैं अलग से इस पे एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, आपको ये समझ में आ गया कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंडन हो। तो जब आप इसे देखिएगा, जैसे ये 7 × 11 × 13 दिया हुआ है और प्लस 13 दिया हुआ है, तो ये सब तो गुना है। तो इसमें 13 है और प्लस के बाद यहाँ पे 13 है, यानी कि 13 को आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप 13 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 7 और 11 बच जाएगा, 7 × 11 बच जाएगा, और यहाँ 13 आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब इसको गुना करके जो भी आए, आपको पता है कि 78 आएगा, लेकिन जो भी आए मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन उसमें 13 तो जरूर होगा, यानी कि 13 उसका एक गुणनखंडन जरूर होगा। और मैंने क्या कहा, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंडन हो। तो 13 इसका गुणनखंडन है, और जो गुना करके आएगा वो भी उसका एक गुणनखंडन होगा, और 1 उसका गुणनखंडन तो होगा ही। तो इसका मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंडन है, इसीलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार इसमें भी जब आप देखिएगा तो वही आपको मिलेगा, यहाँ पे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और लास्ट में +5 लिख दिया है। तो इसमें 5 है, तो 5 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे 7 × 6 × 4, यहाँ गुना नहीं कीजिएगा, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही दिखा सकते हैं। यहाँ 5 कॉमन लिए हैं तो 1 बचेगा। अब जो भी गुना करके आए, 5 तो इनका एक गुणनखंडन है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि 5 इसका एक गुणनखंडन है, और इस प्रकार इसके 2 से अधिक गुणनखंडन है, इसीलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से आपको ये दिखा के लिख देना है, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है। तो ये भी बहुत आसान ही प्रश्न है। अब ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है और स्टूडेंट करके नहीं गए होते हैं, तो वो फंस जाते हैं कि इसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। अब ये तो पता है कि ये चैप्टर है, तो इसमें LCM पूछा है, किसी किसी को याद होगा, लेकिन एग्जाम में जब ये आ जाएगा, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि LCM निकाले या HCF। तो इस प्रश्न को समझिए कि एक मैदान है और उसमें सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और वही 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है, यानी कि रवि यहां से दौड़ना शुरू करेगा तो वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा, और वहीं सोनिया इसी पॉइंट से दौड़ना शुरू करेगी तो वो 18 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करेगी। तो प्रश्न ये है कि कितने मिनट बाद वो लोग दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे, क्योंकि आप देखिएगा कि एक राउंड बाद ये 12 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा रवि, और 12 मिनट में ये अभी बहुत पीछे रहेगी सोनिया, क्योंकि वो तो 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी, और जब ये यहाँ पहुंचेगी रवि बहुत आगे निकल गया होगा। तो एक साथ वो कब आएंगे, तो वो एक साथ आएंगे, कब आएंगे, इसका LCM निकालना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो यानी कि ऐसी संख्या हम खोजेंगे जिसमें दोनों से भाग लग जाए, तो वही इसका आंसर होगा। तो जो सबसे छोटी संख्या हो जिसमें दोनों से भाग लग जाए, तो वो होता है दोनों का LCM। तो हम दोनों का LCM निकालेंगे, तो 12 का गुणनखंडन कीजिए, हम गुणनखंडन विधि से ही निकालेंगे, 18 का भी गुणनखंडन कर लीजिए, तो LCM क्या निकल के आएगा। LCM में हम पहले वो लेंगे जो दोनों में है, तो ये दोनों में है और ये भी दोनों में है, तो 2 दोनों में है और 3 दोनों में है, उसके बाद 2 और 3 अकेले हैं, और जब आप सबको गुना कीजिएगा तो 2 × 6 = 12 × 36, यानी कि 36 में 12 से भी भाग लग जाएगा और 18 से भी भाग लग जाएगा। तो ये क्या होगा कि 36 मिनट में ये 3 राउंड पूरा करेगा रवि, और 36 मिनट में सोनिया जो है वो मात्र 2 राउंड ही पूरा करेगी। लेकिन ये बात है कि 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। वे 72 मिनट में भी आएंगे, और ये आगे भी हर 36 मिनट में आते रहेंगे। लेकिन आपको क्या बोला गया है, सबसे छोटा निकालना है, लघुत्तम। लघुत्तम मतलब जो लघु उत्तम है, जो सबसे छोटा है। तो 36 वो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 और 18 से भाग लग जाएगा, इसीलिए इसे लघुत्तम भी कहते हैं। तो लघुत्तम का कंसेप्ट भी आप ध्यान में रखें, ताकि इससे संबंधित जब प्रश्न पूछे जाए तो आप उसे कर लें। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है और जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इंक्रीजमेंट मिलती है कि हम और इस तरह से वीडियो बनाते रहें जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा हाजिर हैं। और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ऐसे तो ये यूट्यूब पे पूरा फ्री है, लेकिन यदि आप चाहें तो ई विद्या कोर्स पर हमारा ऑनलाइन क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।